Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today you understand about the new chapter that's name is the national income and related aggregates, and it is our first part and it's for the class 12th. So आज का हमारा जो टॉपिक होगा, today's topic is the concept of the national income and aggregate of the national income and their measurement estimations. तो कैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे नेशनल इनकम का और इसको कैसे एग्रीगेट किया था और इसका मेजरमेंट कैसे होता है उसके बारे में आज समझेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम. जब नेशनल इनकम की बात करते हैं इट इज़ डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कहता है कि वो इनकम इट इज़ डिफाइंड एज अ सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम की बात करें जो भी हम कमा रहे हैं एग्जैक्टली फैक्टर इनकम अकॉर्डिंग टू द नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. एक नेशनल रेजिडेंट्स यानी कि एक रेजिडेंट्स पर्सन जितने भी तरीके से हमारी अपनी कंट्री में जितने भी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रही हैं, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया के साथ वो डीलिंग कर रही हैं, वो सभी इनकम क्या कहलाता है, वो क्या होता है, हमारा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट होता है. अब यहाँ एक बात आती है रेजिडेंट्स की. जब हम रेजिडेंट्स की बात करेंगे तो रेजिडेंट्स होता क्या है. देखिए रेजिडेंट्स का कॉन्सेप्ट अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग होता है, लेकिन ये सिंपल से वर्ड में समझ लिए कि जो व्यक्ति इंडिया में रहता है बाय बर्थ, एक इंडियन जो होता है वो क्या होता है, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होता है. इसी तरह जिस कंट्री में जो व्यक्ति रहता है वहां का वो रेजिडेंट्स होता है. और उसका जो क्या होता है सबसे बड़ी चीज क्या, उसका इकोनॉमिक, उसका जो होल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो इसका इंटरेस्ट है, वो उसी कंट्री में होता है जहां पे वो रहता है. तो वो उस कंट्री का क्या होता है, रेजिडेंट्स कहलाता है. ठीक है, यानी कि अगर देखें तो उसका एपिक सेंटर क्या होगा. पहली चीज तो अगर मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो मैं एक इंडियन हूं. कैसे, क्योंकि मैं यहीं रह रहा हूं, इंडिया में रहता हूं, इंडिया में खाता हूं, इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता हूं और इंडिया में ही शायद मर भी जाऊंगा. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से क्या है, एक इंडियन रेजिडेंट्स होने की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब इसे सेंटर पॉइंट ऑफ अब यही कोई फॉरेनर होता है या कोई इंडियन पर्सन फॉरेन एम्बेसी में काम करता है तो वो क्या होगा, एक इंडियन ही होगा. कहता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज दैट. अब इसमें एक रेजिडेंट सिचुएशन की अगर बात करें सेंटर ऑफ इकोनॉमिक कहाँ होती है, तो कहता है रेजिडेंट्स लीव्स और द लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. वो रेजिडेंट्स, वो व्यक्ति कहाँ पे रहता हो, भारत में ही. अगर मान ली भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही वो रह रहा हो, लीव्स हो, उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हो. फिर कहता है रेजिडेंट्स कैरीज आउट द बेसिक ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द अर्निंग, स्पेंडिंग एंड द एक्युमुलेशंस फ्रॉम द लोकेशन. और वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी वो अर्निंग कर रहा है, जो भी खर्च कर रहा है, जो भी बेनिफिट्स पा रहा है, वो सारे के सारे क्या हो, सेम लोकेशन पे, नहीं इंडिया से ही. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से ही हो, तो वो रेजिडेंट्स का लगा. फिर हम बात करें डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो क्या होता है. जब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट की जब बात करेंगे तो पहली सिचुएशन आती है पॉलिटिकल. जैसा कि आपके पॉलिटिकल जो फ्रंटियर्स होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल जो ज्योग्राफिकल कह लीजिए, पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज होंगी वो क्या होंगी, डोमेस्टिक टेरिटरी को रिप्रेजेंट. टेरिटरीज वाटर अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स, लगभग 200 किलोमीटर के करीब का ये आता है 12 नॉटिकल माइल्स की वाटर सेगमेंट के सी साइड की बात करें. एंड शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन द 2 और द मोर कंट्रीज. और वो जो शिप एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट्स खुद ही अगर ऑपरेट करता है एक या एक से अधिक कंट्रीज में, तो वो भी रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट है. डोमेस्टिक टेरिटरी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात कर लें तो डोमेस्टिक. फिशिंग हो गई आपकी, ऑयल, नेचुरल गैसेज, रिसोर्सेज ऑफ फ्लोटिंग द प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंशियल इन इंटरनेशनल वाटर्स. अब ये क्या करता है, इंटरनेशनल वाटर के रूप में भी, इंटरनेशनल वाटर में, यहाँ पे देख लें. फिशिंग की बात करें, ऑयलिंग की बात करें, ऑयल, नेचुरल गैस एंड द फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो इधर से उधर मूव करते रहते हैं, ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स इन नेशनल वाटर. अगर एक रेजिडेंशियल है, एक इंडियंस है और किसी इंटरनेशनल सेगमेंट में वो काम कर रहा है तो भी वो क्या होगा, रेजिडेंशियल होगा. डोमेस्टिकली अगर देखें तो इंडियन ही होगा वो.
ठीक है। एम्बेसी में काम करने वाला व्यक्ति भी इंडियन होगा, चाहे वो भले इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा हो दूसरे देश में, तो वो इंडियन होगा। तो नॉन रेजिडेंट्स होने की सिचुएशन में क्या आता है, नॉन रेजिडेंट्स की जब बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति जो इंडिया का ना हो, ठीक है, इंडिया में बस विजिट के पॉइंट ऑफ व्यू उसका इकोनॉमिक एपिक सेंटर इंडिया ना हो, इंडिया में रहता ना हो, तो वो नॉन रेजिडेंशियल कहलाता है, जैसे फॉरेनर। अब बात करते हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट की। नेशनल इनकम एट अ करंट प्राइस। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि नेशनल इनकम जो हमारा होता है एक नेशनल इनकम जो हमारा होता है, पहला तो करंट प्राइस पे, और दूसरा जो होता है बेस प्राइस पे, या फिर कांस्टेंट प्राइस पे, ये क्या कहता है, लीड किया जाता है। तो करंट प्राइस पे होता क्या है कि जिस फिजिकल ईयर में जिस साल हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारी वैल्यूएशन होती है, जैसे मान लीजिए हमारा इनकम क्या होगा, इनकम उतना होगा जितना हमारा आउटपुट होगा। तो क्यू को अगर आप आउटपुट मान लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसकी जितने अमाउंट की वैल्यू होगी प्रेजेंट मार्केट में, जितने अमाउंट की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, इनकम होगा। अगर हम कोई 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 100 यूनिट, और हर एक यूनिट का प्राइस जो है वो क्या है, 10 रुपीज है, तो हमारी टोटल इनकम हो जाएगी कितनी, 1000 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो ये जो प्राइस है, अगर इसमें बदलाव आएगा तो हमारे लेवल ऑफ इनकम में भी बदलाव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे सॉरी। लेकिन क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहती है, क्वांटिटी में भी कभी कभी चेंज आते हैं। जैसे जब हम बात करेंगे किसका, नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट प्राइस पे, तो जब कांस्टेंट प्राइस की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि y डैश इज इक्वल टू q इंटू पी डैश। अब यहां पे इनकम में तब बदलाव आएगा जब क्या हो, क्वांटिटी में कोई चेंजेस आए। यानी कि अगर हमारे पास 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 रुपए के रेट पे, तो 1000 रुपीज हो रहे हैं। यहीं पे अगर क्या करें, हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें 10 रुपीज के रेट पे, तो 10,000 यूनिट हो जाता है। इसमें जो चेंजेस आते हैं, प्राइस तो कांस्टेंट होती है, लेकिन क्वांटिटी में अगर चेंजेस आते हैं तो लेवल ऑफ इनकम में चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी एज इट इज बनती है, जो प्राइस होती है उसमें बदलाव आता है। यानी कि जब हम बात करते हैं किस पे, करंट करंट प्राइस पे नेशनल इनकम के, तो वहां पे प्राइस में अगर चेंजेस आएंगे तो इनकम में कोई चेंजेस आएगा। लेकिन वहीं जब हम बात करेंगे किस पे, बेस या कांस्टेंट प्राइस पे, तो क्वांटिटी में अगर कोई बदलाव होगा तो इनकम में चेंजेस आएंगे। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम में। जब एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड देयर एस्टिमेशन, तो अगर देखें तो लगभग हम इसको कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन पे समझ सकते हैं। एक मार्केट वैल्यू के बेसिस पे और एक फैक्टर कॉस्टिंग के बेसिस पे। तो फिलहाल जो हमारी वैल्यूएशन होती है नॉर्मली, पहली होती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम मार्केट वैल्यू के बेसिस पे देखते हैं। फिर इसके बाद जीडीपी के बाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस पे दूसरा, और तीसरा हमारे पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चौथा हमारा ये आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये चार तो हमारे मार्केट प्राइस के बेसिस पे होते हैं। वहीं अगले चार जो होते हैं, यानी कि फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, जीडीपी एफसी फैक्टर कॉस्टिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट की बात करें तो जीएनपी फैक्टर कॉस्टिंग के बेसिस पे, एट द फैक्टर कॉस्ट। 7 नंबर की अगर बात करें तो ग्रॉस, यहां पे था हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यहां पे हमारा अगला आ जाएगा। और एटलीस्ट लास्ट जो हमारा होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये
फॉर्मेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको समझने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आज समझते हैं हम यहां पे टू अंडरस्टैंड अबाउट द एग्रीगेट ऑफ द नेशनल इनकम द फॉलोइंग थ्री टर्म्स शुड बी अंडरस्टूड। कौन कौन से, पहला डेप्रिसिएशन, फिर एनआईटी और आईटी की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो पहले डेप्रिसिएशन को समझ लेते हैं। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन के बारे में क्लास में भी मैंने बताया आपको कि डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स या फिर लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ये नॉर्मल वियर एंड टियर यानी लगातार मशीन को इस्तेमाल करने की वजह से या मशीन में कुछ बदलाव आते हैं उसकी वजह से या कोई नुकसान होता है उसकी वजह से ये होता रहता है। एनआईटी की अगर बात करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है और ये क्या होता है, डिफरेंट होता है किसके, आईटी और सब्सिडी के बीच में। यानी कि अगर देखें एनआईटी की जब बात करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो ये होता है किसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम एनआईटी कहते हैं। ठीक है, तो एनआईटी के सिचुएशन में क्या कहता है, वेयर द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड टू द फैक्टर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सब्सिडी रिड्यूस द फैक्टर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू रीच द मार्केट प्राइस। तो एटलीस्ट मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए क्या क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कैलकुलेट किया जाता है जो किसके बराबर होता है, एनआईटी के बराबर होता है। अब बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए इन सभी चीजों को जानना जरूरी है क्योंकि अगर इन चीजों को आप नहीं समझेंगे तो कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये होता क्या है, मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल से वर्ड में, ज्यादा अगर नहीं आपको समझ में आता है तो डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया था कि जो हम पेमेंट करते हैं और जो हम रिसीव करते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस होता है। तो इसका फार्मूला भी है इनकम फ्रॉम abroad minus income to abroad। यानी कि हम क्या रिसीव कर रहे हैं और क्या पेड कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है वो होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां क्या कहता है कि NFIA is the defined as the differences between the income factor income received from abroad and factor income paid to abroad। क्या हम रिसीव कर रहे हैं और क्या हम पेड कर रहे हैं अब्रॉड को, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है, NFIA होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आर, पहले नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, हम जो एम्प्लॉइज हैं फॉरेनर्स उनको क्या पेड कर रहे हैं। फिर कहता है नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड द एंटरप्रेन्योरशिप रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। वो सारे इनकम एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में जो रिसीव कर रहा है वो एक रेजिडेंशियल ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स जो रिसीव कर रहा है उसकी बात कर रहा है। एंड नेट रिटेन अर्निंग, और वो क्या सेविंग करके बैठा हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो क्या उसको बेनिफिट कर मिल रहा है, उसको यहाँ पे क्या करते हैं इन कंपोनेंट्स के रूप में देखा जाता है NFIA को कैलकुलेट करने के टाइम में। फिर अब बात आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपके अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा आता है जीडीपी। जीडीपी एमपी से कहता है क्योंकि मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। कहता है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी जो भी वैल्यू होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, जीडीपी को, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को। लेकिन ये जो वैल्यूएशन होती है वो किस पे होती है, मार्केट वैल्यू पे, यानी कि जितने का हम सामान खरीदते हैं उस वैल्यू को जो कैलकुलेट किया था वो जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। इट्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन और
द कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल, ये क्या करता है, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है उसको भी इसमें इंक्लूड करके रखा जाता है, इसलिए इसको जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अब हम बात जब करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, पहला तो ये हमारा हो गया, दूसरे की बात करेंगे एनडीपी एमपी की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को अगर रिड्यूस कर देते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमको मिल जाता है। कहता है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन। तो अब ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस जब कर देंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। थर्ड वन आता है हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम बात करें GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एग्जैक्टली बेटा अगर देखा जाए तो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ये है नेशनल प्रोडक्ट। तो यहां एक फार्मूला काम करता है कि हमको करना क्या है, थोड़ा सा पहले फार्मूला मैं समझा दूं। ग्रॉस से नेट में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट में जब कन्वर्ट करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन कर लेंगे, और वहीं नेट से जब ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन कर लेंगे। यानी डेप्रिसिएशन को जब हम क्या करेंगे, नेट में ऐड करेंगे तो वैल्यू जो मिलेगी वो ग्रॉस की मिलेगी, और वही डेप्रिसिएशन को जब ग्रॉस में से माइनस करेंगे तो वैल्यू जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी, नेट की मिलेगी। देन इसके बाद डोमेस्टिक की बात कर लें। और इसके साथ साथ नेशनल की। अब डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आने के लिए क्या करना होगा, हमें यहां पे NFIA को ऐड कर देना होगा, लेकिन वही नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जब मूव करेंगे तो माइनस कर देंगे किसको, NFIA को। ये दो फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब कैलकुलेशन होता है हमारा नेशनल टू डोमेस्टिक और डोमेस्टिक टू नेशनल या ग्रॉस से नेट की तरफ। इसके अलावा एक फार्मूला और हमें याद रखना पड़ेगा, मार्केट प्राइस के साथ जो मैंने आपको क्लास में बताया भी है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। यानी कि फैक्टर कॉस्ट में से क्या करेंगे, NIT को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, मार्केट की मिलेगी। यानी कि अगर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है और मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो हम इसमें NIT को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा, दिमाग में रखना होगा, ताकि फार्मूलेशन को बहुत रटने की जरूरत ना पड़े, समझने की जरूरत पड़े, या समझने के साथ साथ आप उसको कर सकें। तो हमने अभी देखा कि आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं। हमने देखा कि ग्रॉस से नेट में बदलने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को नेट में बदलने के लिए क्या करना होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। ये तो हम कर लिए, लेकिन अभी क्या है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करता है, तो अब ये तो नेशनल है और ये क्या है, डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक में क्या करेंगे, अगर हम NFIA को ऐड कर दे तो नेशनल हमारा हो जाएगा, यानी कि GDP MP प्लस NFIA। अब ये वैल्यू जो आ गई वो किसकी आ गई, हमारी GNP की आ गई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की आ गई। अब यहां पे कहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट at a market price, it is the market value of the final goods and services produced in the economy during a year adjusted for net factor income from abroad। तो यहाँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP को हमने NFIA के साथ ऐड कर दिया, यहाँ जिसे मैंने लिखा है GDP MP प्लस NFIA। तो ये हमारा हो जाता है तीसरा फार्मूला जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है।
अब यहां हम बात करेंगे फोर्थ वाले फार्मूले के लिए, जो कहता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये पहला था, दूसरा और ये तीसरा, एंड मैंने बताया था कि मार्केट वैल्यू पे 4 आते हैं, तो ग्रॉस टू ग्रॉस हो गया, नेट टू नेट की बात करेंगे, यानी कि एमपी की जब बात करें तो अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास है, तो और यहाँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस है और नेट, ग्रॉस में से अगर नेट की अगर बात निकाल, नेट में से क्या करें, सॉरी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकाल दे तो नेट मिल जाएगा, तो यानी कि GNP MP माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को। यहां कहता है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर्स एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन एंड एडजस्टेड फॉर द नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या तो हम इस तरीके से निकाल लें, जीडीपी में का पूरा फार्मूला लिख लें, यहाँ पे जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA को ऐड कर देंगे तो ये फार्मूला आता है, या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एमपी में से क्या करेंगे, GNP माइनस डेप्रिसिएशन कर लेंगे तो ये फार्मूला मिल जाएगा। अब ये सारे तो चारों के चारों हो गए हमारे किस पे, मार्केट वैल्यू पे। अब बात आती है किस पे, फैक्टर कॉस्टिंग पे, यानी कि नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा आएगा GDP-FC। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम MP की बात करते हैं तो MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT, तो FC जब निकालेंगे तो MP माइनस NI, यानी कि अगर यहाँ पे GDP MP में से NIT को माइनस कर दे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, GDP-FC की वैल्यू आ जाती है। यहां क्या कहता है, इट इज अ सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम विच इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री अलॉन्ग विद द कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर। कहता है कि ये क्या होता है, सम होता है, एक टोटल होता है किसका, उन सारे फैक्टर्स इनकम का जो जनरेट किया जाता है कहां पे, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक इकोनॉमिक ईयर में या फिर एक अकाउंटिंग ईयर में अलोंग विद द फिक्स कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, किसके साथ, फिक्स कैपिटल के साथ। तो अब यहाँ पे टोटल जो वैल्यूएशन आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की, वो थी GDP MP माइनस NIT के फॉर्मेशन में, यानी कि GDP में से क्या करेंगे हम, NIT को अगर माइनस कर देते हैं, और NIT का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था IT माइनस सब्सिडी, ये दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे। अब इसके साथ साथ 6 वाला जो हमारा आता है वो आता है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट था, तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। अभी इसके लिए थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा, अगर मान लीजिए ये हमें पता है तो सीधे NIT को माइनस कर देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं पता है, हमारे पास क्या है, GDP MP है या GDP-FC अगर दिया है, GDP-FC अगर दिया हो तो हम इसमें से कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, इसमें से हम सॉरी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ भी कहता है इट इज अ सम टोटल ऑफ द फैक्टर्स इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ईयर एक्सक्लूडिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन। इसमें से क्या कहता है, डेप्रिसिएशन को निकाल दिया जाता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है NDP-FC की आती है। अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वाले की, 7 नंबर की। तो 7 नंबर में ये ग्रॉस टू नेट हो गया। अब फिर क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट का पहला फार्मूला GDP माइनस NIT हो गया, और दूसरा जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में बात करेंगे तो NDP-FC माइनस GDP-FC माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहां बात होगी ग्रॉस टू नेट आ जाएगा, यानी कि NDP-FC। अब NDP-FC की बात करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, GDP-FC माइनस डेप्रिसिएशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की आ जाएगी। एंड एटलीस्ट लास्ट की अगर बात कर लें तो NNP-FC की अगर बात करें तो यहाँ पे GDP
FC माइनस सॉरी प्लस NFIA कर दें तो ये नेट नेशनल सॉरी NDPFC कर दीजिए, NDPFC प्लस NFIA कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये ओवरऑल अगर देखें तो ये 8 ऐसे फार्मूले हैं जिनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, खासतौर से नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर इनकम क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लें। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो कहता दीज आर द इनकम्स रिसीव्ड बाय द ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूस। कहता है ये वो इनकम होते हैं जो ऑनर्स को उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए क्या किया जाता है, फैक्टर सर्विसेज के साथ मिलता है। या इन अदर वर्ड्स भी कहते हैं दीज आर द अर्न्ड इनकम। ये जो ऐसे पैसे होते हैं जो क्या होते हैं, फैक्टर इनकम जो होते हैं वो कमाए जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे इनकम फ्रॉम द लैंड इज रेंट, अगर मान लीजिए लैंड को क्या किया रेंट पे दे दिया जाए तो उससे जो होने वाला इनकम वो क्या है, फैक्टर इनकम है। या फिर वर्कर अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए उसको सैलरी मिलती है, वो भी क्या उसका फैक्टर इनकम है। फिर बात करते हैं ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम जो होती है द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड प्रोडक्शन यूनिट्स और द नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और द अदर सोर्सेज विदाउट रेंडरिंग एनी द सर्विस आर नोन एज अ ट्रांसफर इनकम। बिना किसी काम को किए अगर कोई पैसे मिल जाते हैं, कहाँ से, गवर्नमेंट के माध्यम से या दूसरे सोर्सेज के माध्यम से, किसको, हाउस होल्ड को, प्रोडक्शन यूनिट्स को या नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस को, तो ऐसे इनकम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसफर इनकम कहलाते हैं। जैसे कि पेमेंट हो गया, पेंशन हो गया आपका, ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, ये सारे के सारे किस तरह के इनकम होते हैं, ट्रांसफर इनकम होते हैं। फैक्टर ऑफ पेमेंट्स की अगर बात करें तो फैक्टर ऑफ पेमेंट्स की जब बात करते हैं तो दीज आर द पेमेंट्स मेड टू द स्कार्स रिसोर्सेज और द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज। तो ये वो पेमेंट होते हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सर्विसेज को यूटिलाइज करने के बाद, जैसे वेजेस ऑफ लेबर को वेजेस देना है, सैलरी देना, वो क्या उसके सर्विसेज को देने के बाद दिया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट की जैसे हमने पहले ही बात की कि इट इज द redistribution of the income in the market system. In other words, it is the payment for the which no goods or the services exchanged or the corresponding to which there is no value of addition in the economy. कहता है कि ऐसे सर्विसेज या ऐसे कह लीजिए कि गुड्स एंड सर्विसेज जिसको एक्सचेंज करने का कोई पैसे हमको नहीं मिलते हैं, जिससे इकोनॉमिकली उनको कहीं ऐड नहीं कहता है, तो ये इनकम जो होते हैं हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट कहलाते हैं। जिससे गिफ्ट वगैरह हो जाता है तो ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है। ये देखिए ये वो माइंड मैप है जिसको पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस में से अगर क्या करें डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो नेट मिल जाता है, और नेट में से डेप्रिसिएशन को ऐड कर लें तो ग्रॉस मिल जाता है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो इसमें फैक्टर कॉस्ट में से क्या करें, अगर एनआईटी को प्लस करते हैं तो मार्केट प्राइस मिल जाता है, और फैक्टर मार्केट प्राइस में एनआईटी को माइनस कर देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट के बेसिस पे भी हमने देखा कि अगर डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ कन्वर्ट करना है तो एनएफआईए को ऐड कर देंगे, वहीं नेशनल से क्या करना है, डोमेस्टिक की तरफ मूव करना है तो एनएफआईए को माइनस कर देंगे। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ जीएनपी हमको दिया हुआ है, अब एग्जैक्टली क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं। GNP MP दिया हुआ है 1500, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में लगवाया भी है, 15,000 दिया हुआ है। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपका 1000, IT दिया हुआ है 500, और इसके साथ सब्सिडी 150, और NFIA दिया हुआ है आपका 650। सॉल्यूशन की थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखूँ। अभी यहाँ पे हमसे पूछा रहा है क्या क्या, NNP MP पूछ रहा है, NNP FC पूछ रहा है, NDP FC और GDP MP पूछ रहा है। तो नॉर्मली अगर NNP का जो सॉल्यूशन दिया गया है, NNP MP की अगर बात करें तो हमें पता है NNP MP के लिए क्या चाहिए, GNP चाहिए, जो GNP हमें दिया हुआ है GNP MP। बट यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से डेप्रिसिएशन को केवल माइनस कर देंगे, जो कि आपने किया भी था पिछली बार, यानी कि 15,000 में से क्या करेंगे, 1,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 14,000 का अमाउंट आता है। दूसरा कहता है कि NNP FC
अब NNPFC की बात कर लें, NNPFC, तो हमारे पास NNPMP दिया हुआ है, इसमें से NIT माइनस करते हैं, तो NNP 14,000 दिया हुआ है, NIT में क्या है, IT माइनस सब्सिडी, यानी कि अगर देखें तो 500 माइनस 150, 500 माइनस 150, ये आ जाएगा 150, ये वैल्यू आ जा रही है। इसी तरीके से अगर NDPFC निकालने की बात कर रहा है तो NDPFC हमारे पास अगर आ जा रही, क्या ये वैल्यू आ गई हमारे पास, यही समझा जा रहा है। NDPFC की बात करें तो GNPMP हमको दिया हुआ है,